नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरल स्टडी सर्कल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीटेट में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, चाइल्ड पेडागोजी। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो इसके ऑप्शन है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। दूसरा ऑप्शन है इसका, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तीसरा ऑप्शन है इसका, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। चौथा ऑप्शन है इसका, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो इसका सही उत्तर होगा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, क्योंकि अधिगम मूल्यांकन बच्चों की अवधारणात्मक समझ के आधार पर किया जाता है। मानक उत्तर से तुलना करना एक नकारात्मक प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक की चिंतन प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न आता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। नंबर 1, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ों को प्रमुखता देना। नंबर 2, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। नंबर 3, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। चौथा पॉइंट है हमारा, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना। तो इसका सही उत्तर होगा, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ों को प्रमुखता देना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन कराता है। ठीक है, इसमें बच्चों के अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया बेहतर है, क्योंकि बच्चा स्वयं करके या स्वयं अर्जित ज्ञान प्राप्त करता है। हमारा तीसरा प्रश्न है इसके बाद में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो इसका सही आंसर है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पियाजे का मानना है कि पहले विचार आता है, बाद में विचारों को भाषागत रूप प्रदान किया जाता है, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा आने पर भाषागत रूप से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से
बहस करते हुए देख दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन है इसके लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के रूप में रूढ़िबद्ध धारणा। दूसरा ऑप्शन है लिंग समरूपता। तीसरा ऑप्शन है लड़की के लिंग की गलत पहचान। चौथा ऑप्शन है हमारा बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। तो इसका सही उत्तर होगा लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के रूप के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, क्योंकि यहाँ पिता और दादी दोनों में लिंग संबंध में रूढ़िवादी धारणा देखने को मिलती है। वे लिंग के आधार पर कार्यों के विभाजन के पक्ष में हैं। इसके बाद में हम चौथे प्रश्न के बाद में हम पांचवें पर पहुंचते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। दूसरा ऑप्शन है इसका, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। तीसरा ऑप्शन है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोगों का भी होना चाहिए। चौथा पॉइंट है इसका, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और संचार ना हो। तो इसके हमारे ए और सी दोनों ऑप्शन ठीक है, क्योंकि आकलन एक व्यापक दृष्टि है। इसका प्रयोग निदानात्मक होता है, विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने में सहायक होता है। आकलन बोध तथा अनुप्रयोग स्तर पर होना चाहिए, ना कि केवल स्मरण शक्ति के स्तर पर। इसके बाद में हम अपने छठे प्रश्न पे पहुंचते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। तीसरा ऑप्शन है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। चौथा ऑप्शन है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो इसका सही उत्तर है हमारा सी, तीसरा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत स्तर पर सहयोगात्मक उपाय अपनाए जाने पर जोर दिया गया है। जैसे समावेशी शिक्षा के साथ साथ दिव्यांगों के अनुकूल शिक्षण पद्धति पर भी बल देता है। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 7 है, जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, ऑप्शन है इसके, समूह में व्यक्ति भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। दूसरा ऑप्शन है, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। तीसरा ऑप्शन है हमारा, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। इसमें चौथा ऑप्शन है, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 1, सामूहिक समूह में, मतलब समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनके सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना। क्योंकि जिस वर्ग में सांस्कृतिक विविधता हो वहाँ छात्रों के बीच सांस्कृतिक अंतर का ध्यान रखना चाहिए।
शिक्षक को किसी एक संस्कृति को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 8 आता है, 8वां प्रश्न। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो सिद्धांत दिए हुए हैं, उनका वर्णन दिया हुआ है। तो समीप दूराभिमुख दिशा, इसके सामने दिया हुआ है हमें विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन दे रखा है हमें सिरा पदाभिमुख दिशा, और इसके सामने सेकंड पॉइंट दे रखा है सिर से पैर का क्रम। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। चौथा पॉइंट दे रखा है इसमें अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं शरीर के केंद्र से बाहर की और इसमें जो वर्णन दे रखा है, इसमें फिफ्थ दे रखा है सरल से जटिल की ओर वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है सेकंड कैसे है देखिए, जो समीप दूराभिमुख है उसमें सरल से जटिल की ओर वृद्धि होती है। ठीक है। फिर सिरापदाभिमुख दिशा मतलब सिर से पैर का क्रम, सेकंड पॉइंट। फिर अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, सी का होगा हमारा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और डी है हमारा अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा थर्ड, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। ठीक है। अब इसके बाद में पहुंचते हैं हम अपने 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न कहता है संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर है सेकंड, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि संज्ञान तथा संवेग परस्पर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग संज्ञान को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है। आइए अब हम अपने 10वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो इसके ऑप्शन है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। तीसरा ऑप्शन है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। चौथा ऑप्शन है हमारा कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, क्योंकि समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ाने के में विविध शिक्षार्थियों के बीच समावेशी कक्षा सहयोगी होती है। यह अंतर्निर्भरता में वृद्धि करती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और नए प्रश्न प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।